नमस्कार, कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए कहानी शर्लॉक होम्स दी एडवेंचर ऑफ ग्लोरिया स्कॉट। वो एक सर्दियों की शांत शाम थी। शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन के पास करने को कुछ नहीं था। शेरलॉक होम्स अपने आराम कुर्सी पर बैठा पाई पी रहा था और धीरे धीरे धुएं के छल्ले हवा में छोड़ रहा था। डॉक्टर वॉटसन फायरप्लेस के पास बैठकर गर्माहट का आनंद ले रहा था। ऐसे फुर्सत के लम्हों में दोनों अक्सर अपने अपने ख्यालों में खो जाते थे। अचानक वॉटसन ने चुप्पी तोड़ी और कहा, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, बतौर डॉक्टर मेरा पहला केस। शेरलॉक होम्स ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। वॉटसन ने आगे बताया, वो एक घायल फौजी था जिसकी एड़ी में गोली लगी थी। वो पीड़ा में करहा रहा था। मुझे ऑपरेशन करके उसके पैर से गोली निकालनी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, मन में घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक विश्वास भी था कि ये मेरा कर्तव्य है और मैं इसे पूरा करूंगा। और हाँ, मैंने वो ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया। बहुत अच्छा किया। होम्स मुस्कुराते हुए बोला, यही आत्मविश्वास तुम्हें एक बेहतरीन डॉक्टर बनाता है। वॉटसन बोला, लेकिन मैं ये सब तुम्हें अपनी तारीफ के लिए नहीं बता रहा। मुझे मालूम है। शेरलॉक ने कहा, तुम मुझे ये इसलिए बता रहे हो क्योंकि तुम जानना चाहते हो कि बतौर जासूस मेरा पहला केस कौन सा था। वॉटसन हैरानी से उसे देखने लगा। तुम्हें कैसे पता? होम्स ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारे स्वभाव को भली भांति जानता हूँ दोस्त। इसके बाद होम्स अपनी कुर्सी से उठा और एक पुराना गोल डिब्बा उठाकर लाया जो टेलकम पाउडर की डिब्बी जैसा लग रहा था। उसने नाखूनों से उसका ढक्कन खोला। जैसे ही डिब्बा खुला, वॉटसन की उत्सुकता और बढ़ गई। होम्स ने उसमें से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला और वॉटसन के सामने रखते हुए कहा, देखो वॉटसन, यही है वो पहला केस जिससे पहली बार मेरी मुलाकात बतौर जासूस हुई थी। वॉटसन ने वो कागज उठाया और उसे बड़ी ही बारीकी से देखने लगा। उस कागज में कुछ लिखा हुआ था। वॉटसन ने मुंह ही मुंह में बुदबुदाते हुए उसको पढ़ना शुरू किया। खेल लंदन में खत्म क्यों नहीं हो सकता? सब चुका कर जाना है। नए खिलाड़ी हडसन की मां ने मैदान पर सब मुर्गियों को बताकर छोड़ दिया, खिलाड़ी को अपनी मुर्गियों की जान लेने से बचाओ। उन शब्दों को पढ़ते हुए डॉक्टर वॉटसन की खोपड़ी घूम गई। ये क्या बकवास है? वॉटसन बार बार उन लाइनों को पढ़ने लगा और समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर उसका मतलब क्या है, लेकिन काफी माथापच्ची के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। शेरलॉक उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रहा था। सब कुछ बहुत आसान है मेरे दोस्त, जरा कोशिश तो करो, इस पहेली में कुछ भी मुश्किल नहीं। वॉटसन ने वापस अपनी नजर उस कागज पर डाली और उस पहेली को हल करने में जुट गया, मगर नाकामयाबी उसके चेहरे से टपक रही थी। अब शर्लॉक होम्स जोर जोर से हंसने लगा। वॉटसन हथियार डालते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि मैं इस पहेली को हल कर पाऊंगा। अब तुम ही बता दो शेरलॉक कि इसका मतलब क्या है। तुम्हें कुछ और भी जानना चाहिए, यानी कि इस पहेली को हल करने के लिए तुम्हारे पास अभी और समय है। शेरलॉक ने अपने पाइप का एक बड़ा सा कश लिया और धुआं उड़ाने के बाद आगे बोला, तुम तो जानते ही हो वॉटसन कि मैं थोड़ा सा रिजर्व टाइप का आदमी हूँ। उन दिनों भी मैं कुछ ऐसा ही था, ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं था। इसी कारण मेरा सामाजिक दायरा थोड़ा सा तंग था। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात हुई मिस्टर फिलिप ट्रेवर से, यानी कि जूनियर ट्रेवर से। वो संयोग कुछ यूं हुआ कि एक दिन मैं सड़क पर यूं ही चहलकदमी कर रहा था कि अचानक एक कुत्ते ने मुझे काट लिया, और वो कुत्ता था मिस्टर फिलिप ट्रेवर का। मैं करीब 10 दिनों तक हॉस्पिटल में था। इस बीच मिस्टर ट्रेवर मेरा हालचाल पूछने के लिए हॉस्पिटल में आते रहते थे और इसी से हमारे बीच दोस्ती हो गई। जब मैं ठीक हुआ तो मैं उसके साथ उसके घर पर करीब 1 महीने तक रहा। उसका घर एक बेहद ही खूबसूरत जगह में था जिसका नाम था डोनेट्स। और जब मैं एकदम स्वस्थ हो गया तभी ट्रेवर ने चैन की सांस ली। मुझे एकदम ठीक ठाक देखकर उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। वहां उसने मुझे अपने पिता ट्रेवर सीनियर से भी मिलवाया। जब मैंने प्राइवेट जासूस के रूप में उन्हें अपना परिचय दिया तब ट्रेवर सीनियर को लगा कि शायद मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा हूं। उसने मुझे घूरते हुए कहा, अगर आप इतने ही जीनियस जासूस हैं मिस्टर शेरलॉक होम्स, तो मुझे देखकर मेरे बारे में कुछ बताइए। इतना कहकर ट्रेवर सीनियर व्यंग्य के साथ मुस्कुराए। ये मेरे लिए एक चुनौती की तरह था वॉटसन।
क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे ऐसा कहा था। मैं घमंडी नहीं था, लेकिन क्योंकि ये मेरा पेशा भी था, इसलिए मैंने उसे एक सामान्य सी समझकर ट्रेवर सीनियर के बारे में बताना शुरू किया। मतलब क्या है तुम्हारा? ट्रेवर सीनियर ने कहा। उनके होंठों से अचानक जैसे हंसी कहीं गायब हो गई। मैंने उनसे कहा, आपकी आंखों में उस डर की परछाई को साफ देखा जा सकता है मिस्टर ट्रेवर। आपकी ये दोनों आंखें एक अनजाने भय से हमेशा सहमी सहमी रहती है। आप हटे कट्टे हैं, आपके पाँव भी सलामत हैं, मगर फिर भी आप अपने पास एक वॉकिंग स्टिक यानी कि एक छड़ी रखते हैं। शायद उस अनजान भय से खुद को बचाने के लिए आपको ऐसा लगता है मानो जैसे आप किसी खतरनाक भेड़िए के चंगुल में फंसे हुए हैं और वो कभी भी आपके ऊपर जानलेवा हमला कर सकता है। मेरी बातें सुनकर उनका चेहरा सफेद पड़ गया और कुछ पल वो खामोश रहने के बाद मुझे बोले, हाँ मिस्टर शेरलॉक होम्स, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। कुछ अरसा पहले मैंने शिकारी के गैंग को पकड़वाया था। बहुत ही खतरनाक गैंग था वो। मुझे उनसे धमकियां भी मिली थी। इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए मैं ये छड़ी हमेशा अपने पास रखता हूँ। हालांकि ये छड़ी सुरक्षा की कोई गारंटी तो नहीं देती, मगर इससे ज्यादा मैं और कर भी क्या सकता हूँ वॉटसन। फिर मैंने उनको उनके बारे में कुछ और बातें बताई। मैंने कहा, मिस्टर ट्रेवर, आपका पसंदीदा गेम है बॉक्सिंग। अरे, जूनियर ट्रेवर चौंकते हुए बोला, ये तुम्हें कैसे पता चला? तब मैंने कहा, तुम्हारे पिताजी के गाल देखो जरा, बॉक्सिंग के पंच खाकर ये चपटे हो गए हैं। मेरी ये बात सुनकर मिस्टर सीनियर ट्रेवर भी मुस्कुराए बिना न रह सके और इसके बाद मैंने उनसे कहा, मिस्टर सीनियर ट्रेवर, आपके संबंध किसी जॉन नाम के व्यक्ति से भी रहे हैं जिसे अब आप पसंद नहीं करते। ये सुनते ही ट्रेवर सीनियर पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उसके हाथ फड़कने लगे। वो मानो जैसे सदमे में चला गया। उसकी टांगे ऐसे कांपने लगी मानो जैसे वो गिर ही पड़ेगा। उसकी ये हालत देखकर ट्रेवर जूनियर और मैं दोनों ही घबरा गए। जूनियर भागते हुए गया और अपने पिता के चेहरे पर डालने के लिए पानी लेकर आया। उसने अपने पिता के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। छींटे पड़ते ही सीनियर ट्रेवर होश में आने लगे। होश में आते ही उन्होंने सबसे पहले माफी मांगी और कहा, मिस्टर शेरलॉक होम्स, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। उनके बेटे जूनियर ट्रेवर ने मुझसे पूछा, वैसे मिस्टर होम्स, तुम्हें ये वाली बात कैसे पता चली? तब मैंने उसे बताया, दरअसल इनकी कमीज की अस्तर की सिलाई ऊपर की ओर मुड़ी हुई है और इनकी कलाई पर जहां अक्षर साफ गुदे हुए नजर आ रहे हैं और ये भी साफ दिखाई दे रहा है कि इन्हें मिटाने की पूरी कोशिश की गई है, मगर कोशिश कामयाब नहीं हुई। और इसी से मेरी ये थ्योरी बनी कि यदि इनके संबंध आज भी इस नाम से अच्छे होते तो ये कभी इसको मिटाने की कोशिश नहीं करते। मेरी ये सारी बातें सुनकर उसके पास अब शब्द ही नहीं बचे थे। उसे मेरी योग्यता पर अब जरा भी संदेह नहीं था। फिर एक दिन जब मैं उनके साथ लॉन में बैठा हुआ था, तब ट्रेवर के नौकर ने आकर सीनियर ट्रेवर को किसी के आने की खबर दी। कोई उनसे मिलना चाहता था। हम दोनों तुरंत ही बाहर उसे देखने गए। सीनियर ट्रेवर को देखकर ऐसा लगा मानो जैसे उन्होंने उस आदमी को पहचाना नहीं। वो एक मझोले कद का आदमी था। उसके कपड़े पुराने, गंदे और फटे हुए थे। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। वो बेहद ही बदहवास और बेहाल सा दिखाई दे रहा था। उसके शरीर से ब्रांडी की तेज गंध आ रही थी। मैंने अनुमान लगाया कि वो शायद समंदर पर काम करने वाला एक नाविक था। ट्रेवर ने उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम और मुझे क्यों मिलना चाहते हो? ट्रेवर के इन सवालों को सुनकर उस आदमी के चेहरे पर कठोर भाव उभर आए। उस आदमी ने घूरकर ट्रेवर को देखा और फिर बोला, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचान रहे? जरा गौर से देखो, पहचान जाओगे। सीनियर ट्रेवर ने गौर से उस आदमी को देखा और फिर बोले, शुक्र है, कम से कम तुमने मुझे पहचाना तो सही। मुझे खुशी है कि तुमने 30 साल पुराने रिश्ते को याद रखा। इतना कहकर वो आदमी मुस्कुराया तो उसके पीले और गंदे दांत दिखाई दिए। वो थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, मैं यहाँ कुछ दिन रुकना चाहता हूँ। अगर तुम्हें इस बात से कोई एतराज हो तो बता दो। मैं मिस्टर बेडहोस्ट के पास चला जाऊंगा। उम्मीद है कि तुम उसे भी भूले नहीं होंगे। उस आदमी की ये बात सुनकर सीनियर ट्रेवर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो आगे बढ़ा और उसने उस आदमी का हाथ थाम कर बोला, अब हडसन, ये कैसी बात कर रहे हो?
इसे अपना ही घर समझो। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। तुम्हें भूख लगी होगी, किचन में जाकर कुछ खा लो, उसके बाद आराम से बैठकर बात करेंगे। मैंने उन दोनों की मुलाकात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। उसके बाद अगले दिन मैं वहां से ट्रेन पकड़कर अपने घर लंदन वापस आ गया और फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। उसके 1 महीने बाद मुझे जूनियर ट्रेवर का एक टेलीग्राम मिला। वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था और उसमें मेरी मदद चाहता था। मैं उसे इनकार नहीं कर सका। वो मुझे लेने स्टेशन तक आया। हम घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे। रास्ते में उसने मुझे बताया कि सारी परेशानी की शुरुआत हुई थी उस नाविक हडसन के आने के बाद, जो उनके साथ एक रिफ्यूजी की तरह रह रहा था। जूनियर ट्रेवर ने जो बताया वो इस तरह था। मेरे पापा ने उसको बागबानी के काम पर लगा दिया था। मैंने अपने पापा को उससे डरता पाया। न जाने क्यों मेरे पापा उससे डरे डरे से रहते थे। उस आदमी को बागबानी का काम पसंद नहीं आया तो पापा ने उसको उसकी पसंद से बटलर बना दिया। बटलर बनने के बाद तो मानो जैसे वो उस घर का मालिक ही बन गया। पापा ने तो उसकी पगार तक बढ़ा दी थी। पापा के साथ उसका व्यवहार बहुत ही अजीब और गलत होता जा रहा था और एक दिन तो उसने मेरे साथ भी बदतमीजी की। तब जाकर मैंने उसे मारपीट कर किचन से बाहर निकाल दिया। वो बौखलाकर घर छोड़कर जाने लगा। जब पापा ने ये सुना कि वो घर छोड़कर जा रहा है तो पापा उसको मनाने लगे। यहाँ तक कि पापा ने मुझे उससे माफी मांगने के लिए कहा, मगर मैंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। इस बात पर वो ये कहता हुआ वहां से चला गया कि अब वो बेडहोस्ट के घर पर जाकर रहेगा। मेरे पापा ने दयनीय निगाहों से मेरी तरफ देखा कि शायद मैं उसको जाने से रोक लूंगा, लेकिन मैंने तो फैसला कर लिया था कि मैं अब उसकी और बदतमीजियों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे पापा बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए थे। वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए। मैं बड़े ही ध्यान से जूनियर ट्रेवर की बातों को सुन रहा था। मैंने पहले भी हडसन को सीनियर ट्रेवर के साथ देखा था। तब मुझे भी हडसन का व्यवहार सीनियर ट्रेवर के प्रति बड़ा ही खराब लगा था। उसी वक्त भी उसने बेडहोस्ट का जिक्र किया था। जूनियर ने आगे बताते हुए कहा, कुछ दिन बाद पापा को एक पत्र मिला। ये पत्र हमसर से भेजा गया था। उस पत्र ने मानो जैसे पापा पर कहर ढा दिया था। उस पत्र को खोलते ही, उसे पढ़ते ही पापा की सांसें तेज तेज चलने लगी। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो सदमे में खड़े से रह गए। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसके बाद वो खड़े नहीं रह सके। शायद उनको हार्ट अटैक आया था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ गया। डॉक्टर का कहना है कि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकेंगे। तब मैं एक डॉक्टर की देखरेख में उन्हें अपने घर वापस ले आया। जूनियर ट्रेवर की बातें सुनते सुनते कब वो सफर कट गया पता ही नहीं चला। वो घोड़ा गाड़ी उसके घर की गली में प्रवेश कर चुकी थी। ड्राइवर के घर के सामने कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी और उनके चेहरों पर मातम साफ झलक रहा था। जूनियर ट्रेवर और मेरा दिमाग किसी अनजानी शंका से कांप गया। जैसे किसी तूफानी हवा के झोंके के समान वो अपने घर के अंदर भागता हुआ गया और उसने सामने अपने पिताजी को मृत पड़ा हुआ देखा। सीनियर ट्रेवर की आंखें खुली हुई थी, मगर उनमें जीवन का कोई भी चिन्ह नजर नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने बताया कि जब जूनियर ड्राइवर मुझे लाने के लिए स्टेशन गया, उस वक्त उसके पिता की मौत हो गई। डॉक्टर ने यह भी बताया कि मरने से पहले वो कुछ देर तक अपने पूरे होशोवास में आए थे और तब उन्होंने बताया था कि उन्होंने जूनियर ट्रेवर के लिए कुछ जरूरी कागजात अपने कैबिनेट में रखे हुए हैं। जूनियर ट्रेवर अपने पिता के अंतिम संस्कार की क्रियाओं को निपटाने में जुड़ गया और तब मैंने उसे वो चिट्ठी पढ़ी जो सीनियर ट्रेवर के नाम हमसर से आई थी, जिसे पढ़कर उसकी तबीयत खराब हो गई थी। चिट्ठी पढ़ते हुए मेरी आंखें अचानक से गोल हो गई और तभी जूनियर ट्रेवर भी वहां आ पहुंचा। मैंने जूनियर को वह चिट्ठी दिखाई, लेकिन वो उसे पहले ही देख चुका था, मगर चिट्ठी की भाषा उसे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी थी। ये चिट्ठी वही थी, वही पहेलियों वाली चिट्ठी जिसे पढ़कर वॉटसन का भी दिमाग चकरा गया था। मैंने एक बार फिर से वो चिट्ठी उसके सामने पढ़ी। उस चिट्ठी में ये लिखा था, खेल लंदन में खत्म क्यों नहीं हो सकता, सब चुकाकर जाना है। नए खिलाड़ी हडसन की मां है, मैदान में सब मुर्गियों को बताकर छोड़ दिया है। खिलाड़ी को अपनी मुर्गियों की जान लेने से बचाओ। आखिर इसका मतलब क्या है मिस्टर होम्स?
जूनियर ट्रेवर ने पूछा। कुछ कह नहीं सकते, मैं फिलहाल इसे डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहा। उसके बाद जूनियर ट्रेवर मुझे कैबिनेट के पास लेकर गया। जूनियर ट्रेवर बोला, मरने से पहले पापा ने यहाँ पर कुछ जरूरी कागजात रखने की बात कही थी। मुझे देखना होगा कि आखिर वो कागजात कैसे हैं। जूनियर उन कागजातों को खंगालने लगा और मैं उस पहेली को डिकोड करने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक जूनियर माथे को पकड़कर सोफे पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत कराने की कोशिश की और फिर मैंने उसे बताया, मैंने हमसर से आए हुए इस खत की पहेली को डिकोड कर लिया है। मगर जूनियर की आंखों में अभी भी आंसू थे। मैंने कहना शुरू किया, देखो ट्रेवर, जिसने भी तुम्हारे पिता को ये खत लिखा वो बस तुम्हारे पिता को आने वाले किसी खतरे से आगाह करना चाहता था। एक नजर में पढ़ो तो इस खत का कोई मतलब नहीं निकलता। मैंने पहले इसे उल्टा करके पढ़ने की कोशिश की मगर उससे भी कोई मतलब नहीं निकला। काफी माथापच्ची करने के बाद मुझे लगा शायद एक शब्द को छोड़कर पढ़ने से कोई मतलब बने, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि असल में इस पहेली की कुंजी क्या है। पहले शब्द से शुरू करके हर 2 शब्दों को छोड़कर तीसरे शब्द को पढ़ा जाए तो इससे एक अर्थपूर्ण संदेश बनता है। और वो अर्थपूर्ण संदेश ये है, खेल खत्म हो चुका है, हडसन ने सब बता दिया, अपनी जान बचाओ। जूनियर ट्रेवर ने कहा, पापा ने मेरे लिए जो पत्र यहाँ पर मेरे नाम से छोड़े हैं, उन पत्रों को पढ़ने के बाद मैं समझ सकता हूँ कि इस पहेली में ऐसा ही कुछ रहा होगा। तब मैंने कहा, लेकिन ट्रेवर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पिता को ये पत्र भेजा किसने। अच्छा, तुम बताओ, जो पत्र तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए छोड़े हैं उनमें क्या लिखा है? शायद उनसे हमें कुछ जानकारी मिल जाए। पापा के सभी पत्रों में उसका जिक्र है। जूनियर ने कहा, पापा ने अपने सारे गुनाहों को कबूल किया है। तो मैंने हैरानी से पूछा, गुनाह? कैसे गुनाह? जूनियर बोला, मैं आपको पापा के पत्र पढ़कर ही सुनाता हूँ। जूनियर ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद प्लीज मुझे नफरत मत करना। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा असली नाम वो नहीं है जो पूरी दुनिया और तुम जानते हो। मेरा असली नाम है जेम्स आर्मिटेज, यानी JA। ये पंक्तियां सुनकर होम्स के होंठ गोल हो गए। होम्स को सीनियर की कलाई में खुदे हुए उस नाम का मतलब समझ आ गया था। जे नाम को मिटाने की कोशिश की गई थी। जूनियर ने आगे पढ़ना शुरू किया, बेटे, मैं बैंक में जॉब करता था। लंदन ब्रांच में काम करने के दौरान मैंने बैंक का पैसा गलत कामों में उपयोग किया। मैंने बैंक के पैसों में से कुछ पैसे निकाल लिए थे और ये सोचा था कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं बैंक के पैसे वापस लौटा दूंगा। मगर देखा जाए तो एक तरीके से ये एक चोरी ही थी। कुछ समय बाद मैंने बैंक की नौकरी छोड़ दी और शहर भी। मैंने अपनी पहचान बदलने का फैसला किया। इसीलिए मैंने अपनी कलाई में खुदे हुए अपने नाम को भी मिटाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। मुझे लगता था कि मैं इस तरह से कानून को धोखा देने में सफल हो जाऊंगा, लेकिन ये मेरी भूल थी। कानून के लंबे हाथ आखिर में मेरी गर्दन तक आ ही पहुंचे और मुझे ऑस्ट्रेलिया से निकाल दिया गया। जिस शिप में मुझे भेजा जा रहा था उसमें 35 और भी अपराधी थे। उस शिप में अधिकतर इस तरह के व्हाइट कॉलर अपराधी थे जिन्होंने मेरे जैसा जुर्म किया था। उस शिप का नाम था ग्लोरिया स्कॉट। इसमें इंग्लैंड का एक कुख्यात अपराधी भी था जो एक नंबर का धोखेबाज था। उसका नाम था जैक। उसने मुझे बताया कि वो सब लोग मिलकर उस शिप को अपने कब्जे में लेने की तैयारी में लगे हुए हैं और मुझे भी उनका साथ देना होगा। वो लोग मुझे ट्रेवर के नाम से ही जानते थे क्योंकि उन लोगों को मैंने अपना नाम ट्रेवर ही बताया था। मैं उन लोगों को मना नहीं कर सका। वो जरूरत पड़ी तो मुझे ही अपने रास्ते से हटा देते क्योंकि मैं उनका राज जान गया था। उन्होंने मुझे सेल के दूसरे अपराधियों से भी इस बारे में बात करने को कहा। इसी सेल में मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे आदमी से जो केमिकल्स का मास्टर था। वो इस काम के लिए तुरंत ही तैयार हो गया और मेरी उससे अच्छी दोस्ती भी हो गई। शिप का एक आदमी जिसका नाम जैकलिन था, वो भी इस काम में जैक की मदद कर रहा था। उसने सब अपराधियों को गन्स उपलब्ध करवा दी थी, लेकिन सब कुछ सोच के मुताबिक नहीं हुआ। योजना को अंजाम देने से पहले ही
उनमें से एक अपराधी बीमार पड़ गया। डॉक्टर को बुलवाया गया। मरीज की जांच करते वक्त डॉक्टर की नजर उसकी गन पर चली गई और उसने तुरंत शोर मचा दिया। जैक ने अब डर करना मुनासिब नहीं समझा। सभी अपराधियों ने मिलकर शिप की सिक्योरिटी पर गोलाबारी करके शिप को अपने कब्जे में ले लिया। मगर बाद में ये तय किया गया कि हम लोग उस शिप को छोड़कर एक लाइफ बोट द्वारा वहां से भाग निकलेंगे, क्योंकि हमें डर था कि कहीं किसी ने ग्लोरिया स्कॉट शिप की इस घटना के बारे में रेडियो से अपने अधिकारियों को सूचना न दे दी हो और हमें घेरने की कोशिश की जाएगी। हम वहां से भाग निकले, मगर भागने से पहले हमने ग्लोरिया स्कॉट को बारूद से बर्बाद कर दिया। लेकिन संयोग से एक हडसन नाम का शातिर चोर उस शिप में छूट गया। वो उस शिप के अधिकारियों की कीमती सामानों में अपना हाथ साफ करने की कोशिश में था, लेकिन बम विस्फोट के समय उसके बाकी साथियों ने उसे उसी शिप के साथ ही नष्ट होते हुए देखा। उसके बाद हम सभी अपराधी लाइफ बोट के द्वारा वहां से भाग निकले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारी बोट ज्यादा दूर नहीं जा सकी। एक चक्रवाती तूफान में फंसकर वो चकनाचूर हो गई। बाकियों का क्या हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे और इवान को वही पास में से गुजरते एक जहाज ने बचा लिया। हमने उस जहाज के अधिकारियों को अपने असली नाम न बताकर अपने बदले हुए नाम बताए। इवान ने अपना नाम बेड हाउस बताया था। उसके बाद हम लंदन आ गए और अपनी बदली हुई पहचान के साथ रहने लगे। वहां से इवान और मैं अलग अलग हो गए थे। हम ये नहीं जानते थे कि ग्लोरिया स्कॉट के विस्फोट में हर्न जिंदा बच गया था। एक दिन हडसन ने इवान और मुझे एक रेस्टोरेंट में मिलते हुए देख लिया था। उसने ना सिर्फ हमें देखा था बल्कि पहचान भी लिया था। उसके बाद वो इवान के पास पहुंच गया। वो उसे ब्लैकमेल करना चाहता था। उसने इवान से मेरा पता भी मालूम कर लिया। तब इवान ने मुझे वो खत लिखा जो कोड शब्दों में था। उस पत्र को पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा कि अब हमारा खेल खत्म हो गया। मैं वापस जेल जाने के डर से घबरा गया। बस यही सब मैं तुम्हें बताना चाहता था मेरे बेटे, ताकि मरते समय मेरी आत्मा पर कोई बोझ ना रहे। अपना ख्याल रखना बेटे। तुम्हारा पिता। अपने पिता का वो पत्र पढ़ने के बाद जूनियर का मन भारी हो गया और वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मैंने उसके कंधे पर अपना शांत कराने वाला हाथ रखा और कहा, इन सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं ट्रेवर। इस घटना से ये पता चला है कि अपराध 7 पर्दों के पीछे भी छुपाना चाहे तो भी वो छुप नहीं सकता। वो कभी ना कभी बेपर्दा हो ही जाता है। अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद शेरलॉक होम्स ने एक गहरी सांस ली और डॉक्टर वॉटसन की ओर देखा। वॉटसन ने उत्साह के साथ कहा, तुम्हारे पहले केस की दास्तान वाकई बेहद रोमांचक थी। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन एक बात है, तुमने अब तक नहीं बताया कि हडसन का आखिर क्या हुआ। होम्स हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, तुमने नहीं पूछा क्योंकि तुम जानते हो कि मैं बिना पूछे भी बता ही दूंगा और बताऊंगा जरूर। होम्स ने कहा, फिर थोड़ी देर रुककर बोला, उन दोनों के बारे में किसी को कुछ निश्चित नहीं पता चला। अलग अलग अफवाहें थी। किसी ने कहा कि वे दोनों आपस में लड़ते हुए मारे गए, किसी ने कुछ और ही कहानी गढ़ी। ये कहकर शेरलॉक होम्स ने अपने बुझ चुके पाइप की राख को झाड़ा और उसे दोबारा सुलगाने की कोशिश करने लगा। कमरे में फिर वही सर्द खामोशी लौट आई और होम्स की ये कहानी यही समाप्त हुई। आप सुन रहे थे शर्लॉक होम्स द एडवेंचर ऑफ ग्लोरिया स्कॉट। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।